साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपीएससी 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और यह जो टेस्ट सीरीज हम लोग देख रहे हैं, यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी को यहाँ पर देखेंगे। तो उसका जो टेस्ट नंबर 2 है, उस टेस्ट नंबर 2 को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो इसके पहले पार्ट में हम लोग इसके 50 प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं और इस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो शेष बचे हुए 50 प्रश्न उनको इस वीडियो में कवर करेंगे टेस्ट नंबर 2 के। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। यदि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से व्यापक महत्व के किसी विषय पर विधिक परामर्श लेना चाहता है तो इन चारों में से कौन सा जो है वो सत्य होगा। देखिए, पहला, उच्चतम न्यायालय स्वयं को विधायी शक्ति मान सकता नहीं। बी, राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करना पड़ता है, ऐसा आवश्यक नहीं है। सी, उच्चतम न्यायालय परामर्श देने से इनकार कर सकता है, ये कथन सही है। और चौथा, राष्ट्रपति को इसके लिए संसद की अनुमति लेनी होती है, ये कथन गलत है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 143 143 के तहत राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला, यदि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने की संभावना है जो व्यापक महत्व का है, ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपना परामर्श दे सकता है या देने से इनकार कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाता है। दूसरा मामला क्या है, किसी ऐसे विवाद पर जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबद्ध, सनद या वैसी ही अन्य लिखत से उत्पन्न हुआ है, ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श देना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 क्या है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करता है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद होती है, इसकी सहायता से, इसके माध्यम से कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। भारतीय संघवाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संघवाद से भिन्न है। इस संदर्भ में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय या उच्चतम न्यायालय के बीच के अंतरों पर विचार करना है। तो 3 अंतर दिए गए हैं। पहला है, अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार भारतीय उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार से अधिक व्यापक है। ये कथन सही है, क्योंकि देखिए, भारतीय उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता फेडरल मामलों तक ही सीमित है, जबकि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की जो आरंभिक क्षेत्राधिकारिता है, इसमें न केवल फेडरल मामले आते हैं बल्कि नौसेना, समुद्री व राजदूतों के मामले भी शामिल हैं। दूसरा, दोनों न्यायालयों का अपीली क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों तक सीमित है, नहीं। भारतीय उच्चतम न्यायालय का जो अपीली क्षेत्राधिकार है, इसमें संवैधानिक, सिविल और दांडिक मामले शामिल है, जबकि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार में केवल संवैधानिक मामले ही सीमित है। तीसरा, तो पहला सही है, दूसरा सही नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, जबकि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के पास ऐसी कोई सलाहकारी क्षेत्राधिकार नहीं है, ये कथन सही है। तो पहला और तीसरा कथन सही, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। तो यह मंत्रिपरिषद से छोटा निकाय है, सही है। इसकी शक्तियां तथा कार्य संविधान में परिभाषित है, नहीं, परिभाषित नहीं है। इसके बारे में देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में यह शब्द जोड़ा गया था, मंत्रिमंडल। तो दूसरा वाला सही नहीं है। तीसरा, यह राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकारी निकाय है तथा इसकी सलाह उन पर बाध्यकारी होती है, तो यह कथन भी सही है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, इसमें बताना कौन सा सही है। द्विसदनीय विधायिका के मामले में राज्यपाल केवल तभी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब दोनों सदन सत्र में ना हो, नहीं, कोई भी एक सदन यदि सत्र में ना हो तो वो अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, उसे अपने आधिकारिक कृत्यों के लिए कानूनी दायित्व से व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्राप्त होती है, ये कथन सही है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित मामलों में किसमें संसद की सदस्यता 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता से ग्रस्त हो जाती है। यहां पर 3 मामले दिए गए हैं। पहला, यदि कोई निर्दलीय सदस्य 6 माह की समाप्ति से पहले किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता जाएगी। उसकी सदस्यता क्या होगी, जाएगी। वो जो है 6 माह के बाद शामिल हो सकता है। दूसरा, यदि कोई नाम निर्देशित सदस्य 6 माह की समाप्ति से पहले किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो ये वाला सही नहीं है। देखिए, यदि कोई नामनिर्देशित सदस्य 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तब उसकी सदस्यता जाती है। 6 माह के पहले वो शामिल हो सकता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी, तो दूसरा वाला सही नहीं है। तीसरा, यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग कर देता है जिससे वह संबंधित था, मतलब जिसके टिकट पर या जिसके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था, उससे यदि त्यागपत्र देता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो पहला और तीसरा आपका सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी सहकारी समिति के लिए निर्वाचनों का
निर्वाचनों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है? नहीं, ये कथन गलत है। देखिए, मतदाता सूची तैयार करने तथा सहकारी समिति के लिए निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण ऐसे निकाय में निहित होगा जो विधानमंडल द्वारा विहित किया जाएगा, तो ये कथन सही नहीं है। दूसरा, किसी सहकारी समिति में निदेशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी, ये सही है। सहकारी बोर्ड में कम से कम 2 महिला प्रतिनिधि होंगी। यदि इसमें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, महिलाओं के लिए 2 सीटें और SC ST के लिए 1 सीटें की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति या शक्तियां हैं? निलंबनकारी वीटो का प्रयोग बिल्कुल है। जब लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल के पास बहुमत नहीं हो तब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ये भी सही है। और तीसरा, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करना, ये उसका विवेकाधिकार नहीं है, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसा कार्य करता है, ठीक है, या केंद्र सरकार की सलाह पर। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र और राज्य विधान के क्षेत्रीय विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही कथन है? तो देखिए, संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग के लिए संसद की क्षेत्रीय अधिकारिता असीम प्रकृति की होती नहीं, असीम प्रकृति की नहीं होती है, क्योंकि संविधान के द्वारा संसद की अधिकारिता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून उस राज्य के बाहर लागू नहीं हो सकते। देखिए, साधारण परिस्थितियों में तो लागू नहीं हो सकते हैं, उसका अधिकार क्षेत्र केवल संपूर्ण राज्य या उसके किसी क्षेत्र के तक ही होता है, परंतु कुछ दशाओं में, जैसे कि ऐसी स्थिति जब राज्य और वस्तु में संबंध पर्याप्त हो, ठीक है, तो वहां पर राज्य के बाहर भी लागू होते हैं। तो यहां पर पहला दूसरा दोनों कथन गलत है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ये जो बी वाला दूसरा वाला कथन है, इसके मामले में यदि उदाहरण देखें तो बॉम्बे स्टेट बनाम RMDC वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि बॉम्बे विधायिका के पास उस प्रतिवादी पर कर लगाने के लिए पर्याप्त क्षेत्रीय संबंध मौजूद हैं जिसने बेंगलोर से मुद्रित और प्रकाशित किंतु बॉम्बे में व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्र के माध्यम से पुरस्कार राष्ट्र के साथ प्रतियोगिता आयोजित की थी। तो ऐसे मामले में राज्य के बाहर भी लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है, इसका तात्पर्य है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय सर्वकालिक अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं, यह कथन सही है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के पास न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है, यह भी आपका कथन सही है, ठीक है। तो अभिलेखीय न्यायालय के मामले में आप देखेंगे तो ये दोनों के दोनों आपके कथन सही हो जाएंगे। जो 129 है, आर्टिकल 129, आर्टिकल 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना के बारे में बताया गया है। तो यहां पर दोनों के दोनों कथन जो है वो सत्य हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन से विषय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के दायरे में शामिल है? तो कृषि, खादी ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग, गंदी बस्ती और सुधार एवं पुनर्नयन, ये जो है आपका जो 12वीं अनुसूची है नगर पालिका वाली, वहां पे नगर पंचायत से उससे संबंधित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी इसके तहत आएगी 11वीं अनुसूची में। तो पहला दूसरा और चौथा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। केंद्र सरकार की कार्यकारी शाखा में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी शामिल होंगे। तो 1 2 4 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी संसद सदस्य जो हैं ये जो हैं संसद सदस्य केंद्र सरकार की विधायी शाखा में शामिल होते हैं, विधायी शाखा में, कार्यकारी शाखा में नहीं। जो सांसद मंत्री हैं वही केवल कार्यकारी शाखा में शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। विभागीय स्थायी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? देखिए, पहला, इन समितियों के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा किया जाता है, यह कथन गलत है, क्योंकि इनका ये नॉमिनेट किए जाते हैं, नाम निर्देशन किए जाते हैं। विभागीय स्थायी समितियों के सदस्य जो हैं अध्यक्ष या सभापति द्वारा संबंधित सदन के सदस्यों में से नाम निर्देशित किए जाते हैं, और प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। तो पहला वाला कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, ये संबंधित मंत्रालयों की अनुदान संबंधी मांगों पर विचार करती हैं और बजट में कटौती का सुझाव दे सकती हैं। देखिए, मांगों पर विचार करती हैं परंतु बजट में कटौती का सुझाव ये नहीं दे सकती हैं, ठीक है। और इनकी सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, जो संसद पर बाध्यकारी नहीं होती। दोनों कथन यहाँ पर गलत है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा।
उन्होंने वर्ष 1917 में भारतीय महिला संघ और 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना करने में सहायता की थी। उन्होंने मेहर मुनीर नामक नाटक और द ब्रोकन बिंग नामक कविता की रचना की थी, जिसे उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को समर्पित किया था। उपर्युक्त परिच्छेद से व्यक्तित्व की पहचान कीजिए। ये सरोजिनी नायडू के बारे में कहा गया है। 13 फरवरी 2022 को जो है इनकी 143वीं 143वीं जयंती मनाई गई थी और इनकी स्मृति में राष्ट्र 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। संत गाडगे बाबा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वह अवध क्षेत्र के एक समाज सुधारक थे। नहीं, अवध क्षेत्र के नहीं, महाराष्ट्र क्षेत्र के ये समाज सुधारक थे और डॉक्टर अंबेडकर के समकालीन थे। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, उन्होंने संत कबीर और रैदास की परंपरा का अनुसरण किया, यह कथन सही है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यह से 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य उपबंध नहीं है? तो देखिए, गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन करना ये अनिवार्य उपबंध है। राज्य विधायक का गठन करना ये भी अनिवार्य उपबंध है। पंचायतों में संसद सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना या विधानसभा के सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना ये स्वैच्छिक प्रावधान है, अनिवार्य प्रावधान के तहत ये नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पर पहला दूसरा जो है अनिवार्य है, तीसरा स्वैच्छिक मतलब स्वैच्छिक है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल 3। निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्यपाल को निर्वाचित करने के बजाय नियुक्ति करने के संभावित कारण है? राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव को रोकना, निर्वाचन प्रक्रिया में होने वाले निर्वाचन व्यय को घटाना, यह राज्यों में अलगाववादी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा। ये सभी के सभी कारण थे। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? तो 2 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला है राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करना अनिवार्य है, ये सही है। जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है तो तब राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार कार्य करता नहीं। जब इस्तीफा दे देती है तब भी, जब तक नई मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो जाता तब तक वो क्या होती है, एक कार्यवाहक सरकार के रूप में कार्य करती है और वो सलाह देती है। तो इसलिए दूसरा वाला कथन गलत है। आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, केवल 1। आगे बात करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं? तो इसमें लोकसभा के निर्वाचित और नामनिर्देशित सदस्य नहीं, नाम जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं निर्वाचन में, केवल निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सही है। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी सही है। चौथा, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, विधान परिषद के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संसद सदस्यों को प्राप्त संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं। 2 कथन क्या है? पहला, उन्हें संसद के सत्र के दौरान सिविल और दांडिक दोनों अपराधों के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। देखिए, सिविल मामलों में ये छूट है, दांडिक मामलों में ये छूट नहीं है कि संसद सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने से 40 दिन पूर्व और सत्र की समाप्ति के 40 दिन पश्चात तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये विशेषाधिकार केवल सिविल मामलों में उपलब्ध है, ना कि दांडिक मामलों या निवारक निरोध के मामलों में, दोनों मामलों में नहीं है। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामले में निर्णय करने का अंतिम अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। यदि लोकसभा है तो लोकसभा स्पीकर के पास, यदि राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति के पास। तो यहां पर दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रहा ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है? भारत और ओमान के मध्य में ये जो है वायुसेना स्टेशन जोधपुर पर इसका सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहा हो तब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, उसे वह सभी अनुमतियां प्राप्त होती हैं जो राष्ट्रपति को उसके आधिकारिक कृत्यों के लिए उपलब्ध है, ये कथन आपका सही है। अगला पॉइंट है कि वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन करता रहता है, तो ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। तीसरा, सी ऑप्शन, वह कोर्ट मार्शल के दंड को क्षमा कर सकता है, सही है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी सही है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। आगे बात करते हैं। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, जिसे पेशा अधिनियम कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही है। इस अधिनियम के उपबंध केवल उत्तर पूर्व भारत के राज्यों पर लागू होते नहीं, वर्तमान में कुल 10 राज्यों पर लागू हैं। ये उत्तर पूर्व के राज्य नहीं है। इसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय नहीं। जो पंचायती राज मंत्रालय है वो
इसका नोडल मंत्रालय, इसलिए दोनों कथन गलत हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। तो ये क्या है, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, इसे स्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है क्योंकि यह पूरे वर्ष सभी मंत्रालयों और विभागों की जांच करती है। देखिए, इसे स्थायी मितव्ययिता समिति तो कहते हैं, परंतु यह पूरे वर्ष सभी मंत्रालयों और विभागों की जांच नहीं करती है। ये प्रत्येक वर्ष कुछ मंत्रालयों और विभागों को ही चक्रानुसार आधार पर जांच करती है। ठीक है, और यह क्या करती है, क्योंकि इसे स्थायी मितव्ययिता समिति इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यह बजट में शामिल अनुमानों की जांच करती है और लोक व्यय में मितव्ययिता का सुझाव देती है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, यह बजट अनुमानों की जांच संसद द्वारा उन पर मतदान किए जाने के बाद ही करती है। यह कथन सही है, उससे पहले नहीं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल दो। आगे बढ़ते हैं, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित सांविधिक निकाय है, सही है। केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, यह भी सही है। दो के दोनों कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। वर्तमान में 5 क्षेत्रों में ये जो क्षेत्रीय परिषद है वो विभाजित हैं। आगे बढ़ते हैं, न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके बारे में आर्टिकल 124 में प्रावधान दिया गया है, तो ये कथन सही है। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का एकमात्र आधार संविधान का उल्लंघन है, नहीं। न्यायाधीश को हटाने का आधार दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार एवं अक्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखें, केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान द्वारा अनुच्छेद 239 ए के तहत की गई थी, नहीं। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और उसके विधानमंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 के तहत की गई थी, तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना से संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती नहीं, बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 241 में उपबंध किया गया है कि संसद कानूनों द्वारा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इसके लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है दोनों के दोनों कथन आपके गलत हो जाते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंत्रिमंडलीय समितियों के गठन का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, मंत्रिमंडल कार्य की अधिकता को कम करना यह है, नीतिगत मुद्दों और प्रभावी प्रतिनिधि मंडल की गहन जांच की सुविधा प्रदान करना यह भी है, नीति निर्माण को संघीय स्वरूप प्रदान करना यह नहीं है, क्योंकि इसमें राज्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, राज्यों, इन समितियों में राज्यों की कोई भागीदारी नहीं होती, इसलिए संघीय स्वरूप प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं है। डी, मुद्दों को सुलझाना और मंत्रिमंडल के विचारयुक्त प्रस्ताव तैयार करना यह उद्देश्य है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किसी नगर पालिका या पंचायत के चुनाव को केवल एक निर्वाचन अर्जी के माध्यम से ही प्रश्नगत किया जा सकता है। यह निर्वाचन अर्जी निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को प्रस्तुत की जा सकती है। किसको प्रस्तुत कर सकते हैं, राज्य विधानमंडल द्वारा प्रबंधित किसी प्राधिकारी को ही प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इनमें जो है इनके चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। तो देखिए, यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। राज्य विधानसभा के सभी सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य नहीं, केवल निर्वाचित जो होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, सभी नहीं। जो मनोनीत होते हैं वो सदस्य नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष निर्वाचन होता नहीं, प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है, इस प्रकार दूसरे वर्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों कथन गलत हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री के द्वारा की जाती है। केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के आदेश से संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय शासन की अनिवार्य विशेषता या विशेषताएं नहीं है। तो नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और प्रशासन की जवाबदेही में वृद्धि ये विशेषताएं हैं, परंतु निर्णय निर्माण का केंद्रीकरण करना ये विशेषता नहीं है। तो 1 और 2 है,
परंतु तीसरा नहीं है। तो कौन सा नहीं ये बताना है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह गैर प्रतिशोधन के मूल सिद्धांत पर आधारित है, जो इस बात पर बल देता है कि एक शरणार्थी को उस देश में नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उसे अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता है। यह कथन सही है। दूसरा, इसके द्वारा शरणार्थी शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया और कोई भी व्यक्ति बिना किसी सत्यापन के स्वयं को शरणार्थी घोषित कर सकता है। नहीं, ऐसा सही नहीं, क्योंकि इसकी इसमें स्पष्ट रूप से इसकी परिभाषा दी गई है। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा, भारत ने वर्ष 2010 में इस अभिसमय की अभिपुष्टि की है। नहीं, भारत ने वर्ष 1951 के शरणार्थी अभिसमय या इसके बाद इसके इसके वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है, मतलब इसकी पुष्टि नहीं की है। तो यहां पर केवल आपका कथन पहला वाला ही सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतीय तटरक्षक बल का या के कर्तव्य है? पहला, समुद्री पर्यावरण का परिरक्षण और संरक्षण करना, सही है। समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण करना ये भी है। तस्करी विरोधी अभियानों में सीमा शुल्क अधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों की सहायता करना, ये भी है। देखिए, 1 फरवरी 2022 को इसका 46वां स्थापना दिवस मनाया गया था। भारतीय तटरक्षक बल जो है औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को भारत की संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा जो है स्थापित किया गया था। 1 फरवरी 1977 को भारत की संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर तीन के तीनों सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। तो ये क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। त्योहार और राज्य, व्यंजन द्वादशी ये उड़ीसा का है। मेदाराम जतारा ये केरल का नहीं, तेलंगाना का, इसलिए सही नहीं है। न्योकुम अरुणाचल प्रदेश का। तो पहला और तीसरा ही सुमेलित है, दूसरा नहीं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति नहीं किया जा सकता। बिल्कुल कर सकता है, वो 6 महीने तक रह सकता है। इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के 4 में यह प्रावधान किया गया है कि एक मंत्री जो लगातार 6 माह की अवधि के लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ऐसा ही मुख्यमंत्री के बारे में कह सकते हैं कि 6 महीने तक तो रहेगा, परंतु 6 महीने के भीतर उसे किसी जो है सदन का सदस्य बनना आवश्यक है, उसके बाद नहीं रह पाएगा। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। किसी व्यक्ति को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, नहीं 25 वर्ष, क्योंकि विधानसभा का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष की आयु न्यूनतम होती है, सॉरी 25 वर्ष की आयु न्यूनतम होती है। तो यहाँ पर दो के दोनों कथन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति कनाडा के संविधान से अपनाई गई है, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ये भी आपका सही है। तो दो के दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होती है कब? जब निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर देता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। 90 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में नरसिंह मेहता के सम्मान में मकड़ी की एक नई प्रजाति का नाम नरसिंह मेहताई रखा गया। वे कौन थे? तो वे एक वैष्णव संत थे और गुजराती साहित्य के अग्रणी थे। देखिए, नरसिंह मेहता 15वीं सदी के कवि थे जो भगवान कृष्ण के भक्त थे। वे मीराबाई के समकालीन थे। वे एक वैष्णव कवि संत थे जो गुजराती साहित्य में आदि कवि के रूप में पूजनीय हैं और वे गुजराती साहित्य के अग्रणी कवि थे। महात्मा गांधी का जो प्रसिद्धता भजन वैष्णव जन, तो ये नरसिंह मेहता के द्वारा ही लिखा गया है। आगे चलते हैं, भारत में बजटीय प्रक्रिया के संदर्भ में विनियोग विधेयक आपका आर्टिकल 114 में है, अनुच्छेद 114 में इसका प्रावधान किया गया है। तो विनियोग विधेयक संदर्भित करता है भारत की संचित निधि से निकासी के प्राधिकार को। यदि सरकार को पैसे चाहिए संचित निधि से, तो उसे विनियोग विधेयक के माध्यम से ही वो मिल सकता है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को पूरा स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। ये पूरी तरीके से सही नहीं, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक के लिए पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती, परंतु धन विधेयक के लिए पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित कर सकता है। यह कथन पहले सही था, अब गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जनवरी 2020 में लोकसभा और भारत के राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो यहां पर 2 के दोनों कथन गलत हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखें तो निम्नलिखित में से किन संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख संविधान में किया गया है? तो 2
विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत, 105 के तहत। पहला, सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता, और दूसरा, इसकी कार्रवाई के प्रकाशन का अधिकार। तो पहला दूसरा सही है। सदन की अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार, ये विशेषाधिकार में नहीं आता है। तो ए ऑप्शन 1 एंड 2 सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। सही है। अंतरराज्यीय परिषद के निर्णय और सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती हैं। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन 1 एंड 2 सही हो जाएगा। अगला है, संसद में चर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला, शून्यकाल के दौरान सदस्य किसी भी मामले को उठाने के लिए स्वतंत्र है जो उन्हें लगता है कि महत्वपूर्ण है। सही है ये कथन। दूसरा, प्रश्नकाल के दौरान मंत्री सभी प्रकार के प्रश्नों को मौखिक उत्तर देने के लिए बाध्य होता नहीं। जो तारांकित प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्नों का वो मौखिक उत्तर देता है, देने के लिए बाध्य है, जबकि अतारांकित प्रश्नों के मामले में लिखित उत्तर दिया जाता है। तो दूसरा वाला कथन आपका सही नहीं है, पहला सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में देवचा पचामी कोयला खदान स्थित है। पश्चिम बंगाल में। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा देवचा पचामी कोयला परियोजना के अंतर्गत अपनी भूमि देने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले मुआवजे के पैकेज में संशोधन किया है। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10% से अधिक नहीं हो सकती है। 10 नहीं, 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती। दोनों के दोनों कथन यहाँ पे गलत है, डी ऑप्शन हो जाएगा। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की राष्ट्रीय रणनीति का लक्ष्य इस क्षेत्र के वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना, नहीं 5% तक बढ़ाना है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में चीन की बाजार हिस्सेदारी विश्व में सबसे अधिक है, अमेरिका की सबसे अधिक है, फिर आपके बाद आप यूरोपीय संघ आता है दूसरे पे, तीसरे पे चाइना आता है। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, इस तकनीक से मानव उत्तक और अंग बनाए जा सकते हैं, ये सही है। तो यहां पर केवल 3 अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, वह जो प्रधानमंत्री है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, मतलब जब तक उसको लोकसभा में विश्वास मत हासिल है तब तक वो पद पे रहेगा। तो ये सही है आपका पहला वाला। दूसरा, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने से मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है, ये भी कथन आपका सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति या शक्तियां हैं लोकसभा की। तो अनुदान की मांग पर मतदान करना, ये इसकी अनन्य शक्ति है। संविधान संशोधन विधेयक की पूर्व स्थापना, ये लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी आप इसकी पूर्व स्थापना हो सकती है, तो ये नहीं है। अखिल भारतीय सेवाओं गठन, ये राज्यसभा का अनन्य शक्ति है। ठीक है, तो केवल एक अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।